तो हमने पिछली क्लास में देखा था इमेटिक्स। क्या देखा था? इमेटिक्स हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। और हम अब यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हिमेटिनिक्स। कौन सा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं? हिमेटिनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो स्टार्ट करिए आज का टॉपिक। अब देखो हिमेटिनिक्स क्या होते हैं, इनकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती है हिमेटिनिक्स? ओके, हिमेटिनिक्स अपन बोल सकते हैं ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं हम? ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? हिमेटिनिक्स। या इनको हम बोल सकते हैं वे न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड के फॉर्मेशन में काम आते हैं वो क्या होते हैं? हिमेटिनिक्स होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हम ब्लड के फॉर्मेशन में क्या क्या प्रोसेस काम आते हैं। ठीक है, क्या क्या फैक्टर काम आते हैं देखते हैं। आयरन, विटामिन, मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स? कोबाल्ट, कॉपर, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ए। ये सारे फैक्टर किस में काम आते हैं? ब्लड के फॉर्मेशन में काम आते हैं। कौन कौन से? आयरन, विटामिन, मिनरल्स। ओके, मिनरल्स में कौन कौन से? कोबाल्ट, कॉपर, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ए। ओके, ये सारे प्रोसेस किस में काम आते हैं? ब्लड के फॉर्मेशन में काम आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? हिमेटोपोइसिस। क्या कहते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? हिमेटोपोइसिस। यानी ब्लड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हिमेटोपोइसिस कह रहे हैं। अब देखते हैं हिमेटोपोइसिस क्या होता है। क्या होता है हिमेटोपोइसिस? हिमेटोपोइसिस का सिंपल सा मीन क्या होता है एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग, प्रोडक्शन और सर्कुलेटिंग किसका? इरिथ्रोसाइट का, ल्यूकोसाइट का और प्लेटीलेट्स का। ठीक है, किस किस का बोला मैंने? इरिथ्रोसाइट का, ल्यूकोसाइट का और प्लेटीलेट्स का। ठीक है, इरिथ्रोसाइट मीन्स क्या होता है यहाँ पर? आरबीसी, ल्यूकोसाइट मीन्स डब्ल्यूबीसी और प्लेटीलेट्स प्लेटीलेट्स। ठीक है, तो किसका प्रोडक्शन और सर्कुलेशन होगा? आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटीलेट्स का। ठीक है, इरिथ्रोसाइट आरबीसी आप जानते हो। ठीक है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी और प्लेटीलेट्स, इनका क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये क्या प्रोसेस? इस प्रोसेस क्या बोल सकते हैं अपन? हिमेटोपोइसिस बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखते हैं इस इनमें कौन कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है या कौन कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किसमें? हिमेटोपोइसिस में। तो देखते हैं यहाँ पर हम कौन कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। आयरन, आयरन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन और किसका? HB फॉर्मेशन का काम करता है यहाँ पर। ठीक है, आयरन फॉर्मेशन का काम करता है। फोलिक एसिड का, ओके, विटामिन B12 का, ओके, हीमेटोपोइटिक फैक्टर का और प्रोटीन्स का। हीमेटोपोइसिस फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर काम आते हैं? कौन कौन से फैक्टर काम आते हैं? आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, हीमेटोपोइटिक फैक्टर और प्रोटीन्स। ठीक है, ये सारे फैक्टर किस में, किस प्रोसेस में काम आते हैं? हीमेटोपोइसिस में। ओके, यानी ब्लड के फॉर्मेशन में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ दी सबस्टांस में कोज डिफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस। क्या होगा? यदि इन सबस्टांस में किसी एक की भी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? डिफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस हो जाएगा, मींस एनीमिया हो जाएगा। यानी ब्लड का लॉस हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी बॉडी में। क्या क्या बोला मैंने? यदि इन फैक्टर में किसी की भी कमी हो जाए बॉडी में तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा, डिफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं अपन? एनीमिया बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एनीमिया क्या होता है। एनीमिया को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कंडीशन कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी और एचबी। एचबी मीन्स हीमोग्लोबिन। तो क्या होगा यहाँ पर? रेड ब्लड सेल, आरबीसी और हीमोग्लोबिन का क्या होगा? क्या होगा? नंबर डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? एनीमिया कहते हैं, यानी ब्लड की कमी हो जाएगी बॉडी में। ठीक है, ओके। अब देखते हैं ये किस कंडीशन के कारण होता है एनीमिया। एनीमिया किस कंडीशन के कारण होता है? इट इज कोज बाई एक्सेज लॉस ऑफ ब्लड। यानी ब्लड के बहुत ज़्यादा एक्सेज, यानी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी ब्लड की। ओके, क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी ब्लड की, तो ये क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हिमेटिनिक्स को एक बार और डिफाइन किया गया, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ड्रग और एजेंट दोज इंक्रीज द हीमोग्लोबिन इन ब्लड आर नोन एज हिमेटिनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलूँगा मैं? वे एजेंट या वे ड्रग जो इंक्रीज करते हैं हीमोग्लोबिन को किसमें? ब्लड में। क्या बोला मैंने?
वे ड्रग या एजेंट जो हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज करते हैं ब्लड में, वे क्या होते हैं? हीमेटोनिक्स होते हैं। या सिंपल सी डेफिनेशन है, ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है? हीमेटोनिक्स होती है। या वे न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड के फॉर्मेशन में काम आते हैं, वे क्या होते हैं? हीमेटोनिक्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे हीमेटोनिक्स किस किस में यूज होते हैं या किस किस में ट्रीटमेंट होता है इनका। ओके, एक बार देख लेते हैं अपन किस किस में होगा। हीमेटोनिक्स आर एडमिनिस्ट्रेड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट एनीमिया ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये किस में प्रिवेंट करेंगे ब्लड के लॉस को, या किस में ट्रीटमेंट करेंगे? आयरन डेफिशिएंसी हो गई या प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड का लॉस हो गया। ओके, ये इस कंडीशन को भी रोकते हैं। ठीक है, यदि अपनी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई या प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड का ज़्यादा लॉस हो गया, तो इसके लिए भी क्या दिए जाते हैं? हीमेटोनिक्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हीमेटोनिक्स मेनली, क्या बोल रहा हूँ मैं? हीमेटोनिक्स मेनली कंप्राइज ऑफ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? ज़्यादातर आयरन कंटेनिंग हीमेटोनिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आयरन कंटेनिंग हीमेटोनिक्स पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ओके, क्या पढ़ेंगे? आयरन कंटेनिंग हीमेटोनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आयरन एज हीमेटोनिक्स। कौन सा हीमेटोनिक्स? आयरन कंटेनिंग हीमेटोनिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बार इसको समझ लेते हैं क्या होता है ये। एवरेज ह्यूमन एडल्ट बॉडी का वेट कितना माना गया? 70 kg। यहाँ पर सिंपल सा मीन एक बार देख लेते हैं अपन। ह्यूमन बॉडी का एक एडल्ट बॉडी में कितना वेट होता है? 70 kg। ठीक है, अब उसमें 3 से 4 ग्राम क्या होगा? आयरन होगा। क्या होगा? 3 से 4 ग्राम आयरन होगा। ठीक है, मीन्स 65 से 70% क्या होगा? आयरन होगा। या 65 से 75% क्या होगा? आयरन होगा। अब ये आयरन फुल बॉडी वेट का कितना परसेंट ब्लड में होता है? 65 से 70%। मीन्स 3 से 4 ग्राम पे जो आयरन है, यानी 65 से 70% आयरन, 65 से 70% आयरन अपने ब्लड में होगा। किस में होगा? ब्लड में सर्कुलेट होगा। या 3 से 4 ग्राम आयरन अपने क्या होगा? ब्लड में सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो ये क्या है? आयरन एज हीमेटोनिक्स है। ठीक है, अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आयरन। आयरन के फिजियोलॉजिकल फंक्शन देख लेते हैं अपने एक बार, क्या क्या होते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। किसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा? हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में और आरबीसी के फॉर्मेशन में। ठीक है, किस किस में? हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में और आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, और किस में हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आपको पता होगा एक एक हीमोग्लोबिन का मोलिक्यूल्स 4 ऑक्सीजन एटम्स को कैरी करता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का मोलिक्यूल 4 ऑक्सीजन एटम को क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है, मीन्स हीमोग्लोबिन प्लस O2 रिएक्ट होके क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्लस O2 रिएक्ट होके क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। फर्स्ट क्या हुआ था? किसके फॉर्मेशन में काम आएगा? हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के फॉर्मेशन में। ठीक है, थर्ड प्रोसेस क्या है इसका, या थर्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है इसका? प्ले एज वाइटल रोल इन मेटाबॉलिज्म। अब आयरन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म में भी क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, किस में हेल्प करता है? मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। ग्रोथ में, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स के विभाजन में। ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पर क्या करेगा? आयरन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, ग्रोथ में करेगा और प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स के, ओके, या सेल्स के डिवीजन में भी हेल्प करेगा। तो ये हो गए फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, और लास्ट कौन सा फंक्शन हो गया इसका? एक बार देख लेते हैं। क्रोमेटिन ऑफ न्यूक्लियस कंटेन आयरन। अब न्यूक्लियस कंटेन आयरन होते हैं, उनमें क्या होता है? क्रोमेटिन। ओके, क्रोमेटिन आप जानते हो, क्रोमेटिन फाइबर को जानते हो आप, जो आगे जाकर क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है, गुणसूत्र बनता है। क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर आगे जाकर क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। ओके, तो इसमें भी हेल्प करेगा। किसमें? न्यूक्लियाई फंक्शन में हेल्प करता है आयरन। कौन से फंक्शन में? न्यूक्लियाई फंक्शन के, न्यूक्लियस के न्यूक्लियाई फंक्शन में हेल्प करता है आयरन। ठीक है, अब एनीमिया किस कारण होता है, या इसके कौन से रीजन है? तो एक बार देख लेते हैं अपन रीजन कौन कौन से एनीमिया के रीजन एक बार देख लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या क्या रीजन बता रखे आपको एनीमिया के?
इंडिकेट आयरन इनटेक, आयरन का कम मात्रा में इंटेक हुआ बॉडी में, यानी अपन ने क्या लिया, आयरन को बहुत कम लिया बॉडी के अंदर, ठीक है। सेकंड क्या होगा, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। प्रेगनेंसी और ब्लड लॉस ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान भी क्या हो जाता है, ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, इस कारण भी क्या हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में, ठीक है। एक ये हो गया आयरन का कोज, ठीक है। थर्ड क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग, यदि कोई इंटरनल ब्लीडिंग होगी किसी भी ऑर्गन पार्ट में, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन, यदि हम आयरन को एब्जॉर्ब करने में क्या है, असमर्थ है, तो इस कारण भी क्या हो जाएगा, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ रीजन है इसके, इनडेक्वेट आयरन इनटेक, प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग और इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन, यदि हम आयरन को एब्जॉर्ब करने में असमर्थ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं आयरन कंटेनिंग हेमेटोनिक्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, किसके, आयरन कंटेनिंग हेमेटोनिक्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। सिलेबस में आपको 2 एग्जाम्पल बताए गए हैं, फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट, कौन कौन से, फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट, ठीक है। और एक और होता है फेरस फ्यूमेरेट, ठीक है। अब देखते हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्या होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट देख लेते हैं अपन क्या होता है एक बार। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2, ठीक है। क्या होता है FeSO4.7H2, ये क्या होता है, हाइड्रस फॉर्मूला है फेरस सल्फेट का, और एनहाइड्रस FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट। अब इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, 278, ओके, कितना होगा, 278 ग्राम पर मोल इसका क्या होगा, मोलिकुलर वेट होगा, ठीक है। कैटेगरी कौन सी इनकी, हेमेटोनिक्स कैटेगरी है, ठीक है, फेरस सल्फेट की। अब देखते हैं इनकी प्रिपरेशन, फेरस सल्फेट कैसे प्रिपेयर होगा, तो इसको बता देते हैं हम एक बार, कैसे प्रिपेयर होगा फेरस सल्फेट। फर्स्ट प्रोसेस में हम क्या लेंगे यहाँ पर, आयरन प्लस इसके साथ क्या लेंगे हम, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फेरस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करने वाले में क्या मिलता है अपने को, फेरस सल्फेट मिलता है, और साथ में क्या रिमूव होती है, हाइड्रोजन रिमूव होती है। क्या बोला मैंने, फेरस आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाने पर क्या मिलता है, क्या मिलता है, फेरस सल्फेट मिलता है, और साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन रिमूव होती है, ठीक है। ये क्या होगी, फर्स्ट प्रोसेस होगी प्रिपरेशन की, ठीक है। सेकंड प्रोसेस देखते हैं प्रिपरेशन की कौन सी होती है। अब यहाँ पर फेरस आयरन की जगह क्या लेंगे, फेरस का ऑक्साइड लेंगे, फेरस ऑक्साइड प्लस H2SO4 क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा, और साथ में H2O भी बनेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, फेरस ऑक्साइड प्लस H2SO4, फेरस का ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करने पर क्या मिलता है, फेरस सल्फेट बनता है, और H2O भी बनता है। थर्ड प्रोसेस क्या होगा, फेरस का कार्बोनेट लेंगे अपने यहाँ पर, क्या लेंगे, फेरस कार्बोनेट प्लस H2SO4, फेरस कार्बोनेट प्लस H2SO4 को रिएक्ट करने पर क्या मिलता है, फेरस सल्फेट मिलता है, प्लस H2 और CO2 रिमूव हो जाती है। तो हम यहाँ पर पढ़ चुके इसकी 3 प्रोसेस। फर्स्ट में क्या किया था, H2SO4 कॉमन है, फर्स्ट में Fe+2 आयरन, ओके, सेकेंड में फेरस का ऑक्साइड, और थर्ड में फेरस कार्बोनेट लिया हमने, ठीक है। ये तो होगी इसकी प्रिपरेशन। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज। कलर, सबसे पहले तो क्या देखते हैं, कलर। कलर में क्या होगा, ब्लू ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर होगा इसका। ऑर्डरलेस कंपाउंड होगा। एस्ट्रिंजेंट क्या होगा, इसका टेस्ट होगा। स्टेट क्या होगा, क्रिस्टलाइन पाउडर होगा। और सोल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर में सोल्यूबल और एल्कोहल में क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। ये तो क्या होगी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखते हैं इसके यूजेज क्या क्या होते हैं, किसके, फेरस सल्फेट के यूजेज देख लेते हैं अपन क्या क्या होते हैं। इट इज यूज एज हेमेटोनिक्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, किस में यूज होगा ये, हेमेटोनिक्स किस में यूज होगा ये, फेरस सल्फेट आयरन डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट में यूज होगा, किसमें, आयरन डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट में यूज होगा। यदि अपनी बॉडी में आयरन की कमी हो गई तो क्या दिया जाता है, फेरस सल्फेट या हेमेटोनिक्स दिया जाता है, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं, यदि अपनी बॉडी में आयरन की कमी हो गई तो ट्रीटमेंट के रूप में क्या जाता है, हेमेटोनिक्स दिया जाता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में क्या काम करता है, फेरस सल्फेट काम करता है। थर्ड क्या होगा, इट एज एन आयरन सप्लीमेंट यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट लो ब्लड लेवल्स ऑफ आयरन, ठीक है। यदि अपने ब्लड में आयरन का लो लेवल हो गया तो भी क्या दिया जाता है अपने को, सप्लीमेंट के रूप में फेरस सल्फेट दिया जाता है, ठीक है। तो उसके 3 यूज हो गए, किसमें, आयरन डेफिशिएंसी में, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, और किसमें, यदि अपने ब्लड में आयरन का लो लेवल हो गया
तो भी अपने को क्या दिया जाता है, सप्लीमेंट के रूप में फेरस सल्फेट दिया जाता है। ठीक है, ये इसके यूजेज हो गए। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखा था हमने, सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा था अपना वहां पर, फेरस ग्लूकोनेट। क्या था, फेरस ग्लूकोनेट था। तो इसको अब हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं फेरस ग्लूकोनेट को हम। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है, C12H22FeO14। क्या होता है, C12H22FeO14 होता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर वेट कितना होता है, 446 ग्राम पर मोल इसका क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है। स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी एक बार देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर शो हो रखा है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर। ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड है। क्या है ये, ग्लूकोनिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये ग्लूकोनिक एसिड है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्या है, ये ग्लूकोनेट है। ग्लूकोनिक एसिड से क्या बनेगा, ग्लूकोनेट। ग्लूकोनेट कैसे बना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्या हो गया, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ओके, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप बन जाएगा, एस्टर ग्रुप बन जाएगा। ओके, कौन सा ग्रुप बन जाएगा, एस्टर ग्रुप बन जाएगा। और एस्टर ग्रुप में क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं हम, इसको ग्लूकोनेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोनेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, फेरस ग्लूकोनेट की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, क्या होती है प्रिपरेशन। फेरस ग्लूकोनेट की प्रिपरेशन देख लेते हैं क्या होती है। FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस ग्लूकोनिक एसिड को रिएक्ट करवाने पर क्या मिलता है हमारे को, फेरस ग्लूकोनेट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, फेरस ग्लूकोनेट मिलता है। फेरस सल्फेट प्लस 2 मोल किसका लेंगे हम, फेरस किसका लेंगे हम, ग्लूकोनिक एसिड का लेंगे। किसका लेंगे, फेरस सल्फेट प्लस 2 मोल किसके लेंगे हम, ग्लूकोनिक एसिड के 2 मोल लेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर, फेरस ग्लूकोनेट बनेगा। और साथ में क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ये तो होगी इसकी फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, सेकंड प्रोसेस देखते हैं क्या होती है। सेकंड प्रोसेस देखते क्या होती है, फेरस सल्फेट प्लस, अब यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड की जगह क्या लेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट लेंगे। क्या लेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट लेंगे। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट और फेरस सल्फेट को रिएक्ट करने पर क्या मिलता है अपने को, फेरस ग्लूकोनेट मिलता है। ठीक है, और साथ में क्या रिमूव होता है, कैल्शियम सल्फेट रिमूव होता है। ठीक है, ये होगी इसकी सेकेंड प्रोसेस। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन, प्रॉपर्टीज क्या होती है किसकी, फेरस ग्लूकोनेट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन क्या होती है एक बार। प्रॉपर्टीज में क्या क्या दे रखा है आपको, कलर में क्या होगा, पेल ग्रीन येलो या येलोविश ग्रे। ओके, कौन सा कलर, पेल ग्रीन येलो और या येलोविश ग्रे कलर। ठीक है, ऑर्डर का क्या होगा इसका, लाइक बट शुगर। स्टेट क्या होगा, ग्रेन्यूल्स या पाउडर के रूप में। और सोल्यूबिलिटी क्या होगी इसकी, वाटर में सोल्यूबल और एल्कोहल में इनसोल्यूबल। वाटर में सोल्यूबल और एल्कोहल में इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, वाटर में सोल्यूबल और एल्कोहल में इनसोल्यूबल होगा। ये तो होगी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब इसके यूजेज देख लेते हैं अपन एक बार, यूजेज क्या क्या होते हैं किसके, फेरस ग्लूकोनेट के यूजेज देख लेते हैं एक बार क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था यूजेज फेरस सल्फेट के यूजेज, वो इस सेम यूजेज किसके हैं, फेरस ग्लूकोनेट के। तो देखते हैं क्या क्या यूजेज है। इट इज एज हीमेट्रिक्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। एनीमिया की कंडीशन में यूज होगा। ये किसकी कंडीशन में यूज होगा, एनीमिया की कंडीशन में यूज होगा। सेकंड प्रोसेस क्या होगा, इट हेल्प्स इन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। किसके फॉर्मेशन में यूज होगा, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी ये यूज होगा। ठीक है, क्या यूज होगा, फेरस ग्लूकोनेट यूज होगा किसके फॉर्मेशन में, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। थर्ड प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया, गिवन टू प्रिवेंट और ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी। यदि अपनी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो भी क्या दिया जाएगा अपने को, फेरस ग्लूकोनेट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके तीन यूजेज हो गए। क्या क्या बोला मैंने, एनीमिया के ट्रीटमेंट में हो गया, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हो गया और आयरन डेफिशिएंसी में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना कंप्लीट हुआ टॉपिक। ओके बच्चों, थैंक यू।